हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में बिहार इकोनॉमी सर्वे 2022-23 जो कि 27 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसमें जितने भी फैक्ट्स जो आगामी परीक्षा के लिए परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं उन सारे फैक्ट्स को हमने इसमें कंपाइल किया है। यानी कि अगले 10 मिनट अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो इकोनॉमी सर्वे 22-23 से अगर आपसे आगामी परीक्षाओं में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप आराम से उन प्रश्नों को उत्तर देने की स्थिति में रहेंगे। बिहार आर्थिक समीक्षा ईयर याद रखिएगा। इकोनॉमी सर्वे हमेशा पिछले ईयर का होता है, यानी 2022-23 का। जारीकर्ता विभाग वित्त विभाग बिहार सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। इस बार का इकोनॉमी सर्वे बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रस्तुत किया। पहली बार आर्थिक समीक्षा बिहार में 2006-07 में प्रस्तुत किया गया था। अगर हम इसकी क्रम संख्या की बात करें तो यह 17वां इकोनॉमी सर्वे था जो कि बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इस बार जो कुल चैप्टर्स थे 14 चैप्टर यानी 14 चैप्टर इसमें शामिल किए गए हैं। अब हम पहले एट ए ग्लांस देख लेते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था को। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें, करंट प्राइस पे है 6,75,448 करोड़। जो आंकड़े मैं बताऊंगा कि आपको याद कर लेना है तो उसको याद कर लेना है, क्योंकि उस तरीके के प्रश्न भी आपको बाद में दिखाएंगे हम कि बीपीएससी में पूछे गए हैं। स्थिर मूल्य यानी कि कांस्टेंट मूल्य पे 4,28,065 करोड़। जब भी हम कांस्टेंट मूल्य की बात करेंगे तो आप याद रखिएगा कि हम 2011-12 की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जो स्थिर वर्ष है वो 2011-12 है। अब हम अगर वृद्धि दर की बात करें जीएसडीपी में तो 2020-21 में रहा था -3.2%, जबकि इस वर्ष यानी कि 2021-22 में रहने की उम्मीद है 10.98%। ईयर हमने मेंशन कर रखा है क्योंकि आपको चीज़ें याद रहें, क्योंकि बात हो रही है 2023 में और हम जो बता रहे हैं वृद्धि दर वो किसका है, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 का। 2021-22 में राष्ट्रीय वृद्धि दर जो थी जीडीपी की वो थी 8.68%। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप कंपैरिजन के रूप में इसे याद रखें कि बिहार का नेशनल जो ग्रोथ रेट है उससे अधिक रहा है इस बार ग्रोथ रेट। अगर हम नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, जहाँ भी हम नेट की बात करेंगे इसका मतलब कि जो डेप्रिसिएशन है उसको हम माइनस करके बात कर रहे हैं, तो जो नेट होगा वो हमेशा ग्रॉस से कम होगा। तो करंट प्राइस पे कितनी है 6,14,431 करोड़ और स्थिर मूल्य पे है 3,82,274 करोड़। अब जो आंकड़े मैं बता रहा हूं इस आंकड़े को आपको बिल्कुल याद कर लेना है, मगअप कर लेना है। प्रति व्यक्ति आय जो वर्तमान मूल्य पे है 54,383, इस फैक्ट को आप बिल्कुल मगअप कर लेंगे। और जो कांस्टेंट प्राइस पे है वो 34,465। इन दो आंकड़ों को भी आप एकदम दिमाग में एडजस्ट कर लें। 54,383 हो गया आपका वर्तमान मूल्य पे और 34,465 हो गया स्थिर मूल्य पे। अब जो 3 सेक्टर्स होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इनकी अर्थव्यवस्था में बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या परसेंटेज है इसे आप याद कर लें और किस में इंक्रीज हुआ है और डिक्रीज हुआ है। तो जो प्राइमरी सेक्टर है उसका योगदान है 21.2%, जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका है 18.1% और जो टर्सरी सेक्टर है तृतीयक क्षेत्र है उसका है 60.7%। देखो हमने ये है आपका आंकड़ा 21-22 वित्तीय वर्ष का और ये है 20-21 का। तो इसके तुलना में इसमें क्या ये है, यानी प्राथमिक सेक्टर में क्या ये है, गिरावट आई है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या ये है, तो इसमें भी गिरावट आई है। और टर्सरी सेक्टर में क्या हुआ है, तो टर्सरी सेक्टर में वृद्धि देखी गई है। देख सकते हैं आप क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। अब देखो, अब प्राथमिक सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर के सब सेक्टर्स की बात करें तो जो लाइफ स्टॉक यानी पशुधन है और फिशिंग एंड एक्वाकल्चर है,
इन दोनों में वृद्धि दर आप देखें तो लाइफ स्टॉक में वृद्धि दर रही है 9.5% की, और फिशिंग और एक्वाकल्चर में रही है 6.7% की। यहीं पे मैं माइनिंग का भी बता देता हूँ आपको। माइनिंग में वृद्धि दर रही इस बार 9%। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब जो बीपीएससी इकोनॉमी वाले सेक्शन में क्वेश्चन पूछ रही है वो डायरेक्ट ना पूछ के सब सेक्टर से भी क्वेश्चन पूछ लेती है कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे अधिक वृद्धि दर किसकी रही। उसी तरीके से द्वितीय सेक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड यूटिलिटी सर्विसेज, जिसको बोलता है EGWUS। ये वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है कि इकोनॉमी सर्वे में सेम वर्ड यूज किया गया है। 14.5%। ट्रेजरी सेक्टर की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन की वृद्धि दर 10.5%, स्टोरेज यानी भंडारण की 21.3% और फाइनेंशियल सर्विसेज की 12.6% और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 9.3%। तो इस फैक्ट्स को भी आप याद कर लेंगे। अब देखें 2020-21, यहाँ पे एक देखिएगा वर्ष, यानी कि 21-22 का आंकड़ा इस बार कौन सा जिला टॉप पे रहा नहीं जारी हुआ है, यानी कि जो 20-21 का आंकड़ा है वही इस बार की इकोनॉमी सर्वे में भी यूज किया गया है। तो इस तथ्य को आप याद रखेंगे, जिसमें 3 समृद्ध जिले वही हैं। अगर आपने पिछला इकोनॉमी सर्वे पढ़ रखा होगा तो पटना, बेगूसराय और मुंगेर, और 3 सबसे गरीब जिले हैं शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। बगल में हमने प्राइस भी कोट कर रखा है कि कितनी इनकम है उस जिले में प्रति व्यक्ति। तो सबसे ज़्यादा पटना में ही 1,15,239। इसका जो गैप अब देखें डबल से भी ज़्यादा का गैप है, यानी बहुत ज़्यादा गैप है पटना और फिर दूसरे जिलों के बीच में। इसका मापन किस तरीके से होता है तो ये आपको बता देते हैं कि इसका मापन का जो आधार है वो बेसिकली 3 चीज़ों पे है। क्राइटेरिया क्या है? एक तो पेट्रोलियम पर 1000 पर्सन, डीजल पर 1000% और एलपीजी पर 1000 पर्सन पर कैपिटा स्मॉल सेविंग। यानी कि इन 4 पैरामीटर्स पे कौन सा जिला कितना प्रोस्परस है, कितना समृद्ध है, इसका निर्धारण किया जाता है। तो कभी आपसे पैरामीटर्स पूछ ले तो आप याद रखिएगा पेट्रोल, डीजल की खपत, एलपीजी की खपत और पर कैपिटा स्मॉल सेविंग। अब हम आते हैं रेवेन्यू वाले सेक्टर पे। राज्य सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर रहा है वो 1.93 लाख करोड़ है, वो यानी 1.93 लाख करोड़, जिसमें से राजस्व व्यय कितना है 1.59 लाख करोड़ और पूंजीगत व्यय कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 0.34 लाख करोड़। इन दोनों आंकड़ों को ऐड करोगे ये आंकड़ा आपको आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए राजस्व प्राप्ति कितनी रही है राज्य सरकार की 1,58,797 करोड़। 2020-21 के 11,325 करोड़ से घटकर इस बार जो राजस्व घाटा है वो 442 करोड़ हो गया है और इसमें कमी जो है 96.3% की है। तो इस चीज़ को आप मार्क करके यहाँ पे याद रखिएगा। एक चीज़ मैं आप पुराने फाइल पे आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो हमने आपको प्राथमिक सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और तृतीय सेक्टर के जो सब सेक्टर की वृद्धि दर दिखाई है वो 2017-18 की तुलना में 2021-22 की है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने आपको बताया कि राजस्व प्राप्ति कितनी है राज्य सरकार की 1,58,797 करोड़। अब राज्य सरकार की जो राजस्व प्राप्ति होती है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 2 हिस्सों से आती है। एक तो राज्य सरकार जो खुद करों का संग्रह करती है और दूसरी जो केंद्र सरकार के करों के हिस्सा में राज्य की हिस्सेदारी होती है। तो इसको हम 2 हिस्सों में, राजस्व प्राप्ति को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। अब राज्य सरकार के जो हिस्से हैं उसे भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, एक टैक्स वाले और एक नॉन टैक्स वाले। तो जो टैक्स संग्रह है वो है 34,855 करोड़, यानी कि जो राज्य सरकार की कुल आय का जरिया है उसमें 89.7% है टैक्स वाला
और नॉन टैक्स कितना है तो 10.3%, 3,984 करोड़। थोड़ा चिल करके सुनिएगा क्योंकि आंकड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिमाग हॉट होने लगे, तो उसको ठंडा पानी पी लें। अब हम देख लेते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो प्राप्तियां हैं राज्य को, राजस्व प्राप्तियां 1,29,486 करोड़ हैं। ठीक है। अब इसमें से केंद्रीय करों में राज्यों का जो हिस्सा होता है वो है 91,353 करोड़। जो राज्य सरकार राज्य सरकार को जो केंद्र सरकार हेल्प प्रोवाइड करती है वो है 28,606 करोड़, और जो लोन देती है वो है 8,527 करोड़। तो इस आंकड़े को अगर आप इस तरीके के आप चार्ट बनाकर याद रखेंगे तो हो सकता है कि आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहें। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एजुकेशन निकेतन की टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, आप उसे ज्वाइन कर लें, पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स की बात करें तो इस बार इन दोनों सेक्टर्स की 2017-18 की तुलना में 21-22 में जो वृद्धि दर रही है वो 5% रही है। अगर हम एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स की पूरी GSDA में हम बात करें कि कितना योगदान है तो 20% का योगदान है, और इस 20% को भी हम अगर सब सेक्टर्स में डिवाइड करें तो क्रॉपिंग का जो योगदान है, फसलों का योगदान है 11.1% है, लाइफ स्टॉक पशुधन का जो योगदान है वो 6.6% है, और फिशरीज और एक्वा कल्चर का जो योगदान है वो 1.8% है। तो आप इसे याद कर लें। राज्य का जो कुल शोन एरिया है यानी कि बोई जाने वाली जहाँ पे फसलों का उत्पादन किया जाता है 50.5 लाख हेक्टेयर है। क्रॉपिंग डेंसिटी जो है यानी फसलों का जो घनत्व है, फसल घनत्व, वो 1.44 है। ये वैसे आंकड़े हैं जो आपको याद होने चाहिए। इसके बाद अनाज की अगर टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो 181.0 लाख है। अगर हम इसमें शुगर केन की प्रोडक्शन की बात करें तो शुगर केन का प्रोडक्शन है 119.77 लाख टन। अगर हम उत्पादकता की बात करें तो 49.70। अब बिहार की जो एग्री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, इन हर एक चैप्टर जो 14 चैप्टर्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट कम से कम 6 से 7 जो चैप्टर हैं उनको तो हम विस्तार से आगे देखेंगे ही। अभी हम प्राइमरी फेज से प्रीलिम्स की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे देख रहे हैं। 15% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी इंडिविजुअल इन्वेस्टर को, यानी व्यक्तिगत कोई निवेशक है उसे 15%। अगर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं तो उनको 25%। 7 फोकस्ड प्रोडक्ट हैं जिसपे सब्सिडी पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। वो कौन कौन से हैं तो इस 7 प्रोडक्ट्स को आपको याद रख लेना है। मखाना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी एक में है मखाना, दूसरे में है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तीसरे में है मक्का, चौथे में है मेडिकल प्लांट्स, पांचवे में है औषधीय पौधे, छठे में है हनी शहद, और सातवें में है चाय टी। जैविक कॉरिडोर स्कीम कब से कब तक लागू की जा रही है 2022 से लेके 2025 तक। फिर बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 आपको ब्रीफ में थोड़ी देख लेनी है। चलो अब आगे देख लेते हैं। वर्कर पार्टिसिपेशन रेशियो किसका भाई तो मेल का, पुरुषों का। ग्रामीण क्षेत्र में बिहार का कितना है 68.8%, और शहरी क्षेत्र में कितना है 64.6%। यानी कि वर्कर पार्टिसिपेशन रेशियो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे आपको याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इंडिया का रेशियो है ग्रामीण क्षेत्रों में वो 77.9% है, और जो शहरी सेक्टर में है वो 75.7% है। यानी हम भारत की बात करें या बिहार की बात करें, अर्बन के तुलना में जो ग्रामीण वर्कर पार्टिसिपेशन रेशियो है वो बेटर है। दूसरी बात, अगर हम मेल वर्कर और फीमेल वर्कर के पर इनकम की बात करें तो मेल वर्कर का जहां इनकम है 338, वहीं फीमेल वर्कर का इनकम है 244, और इसमें जो गैप है वो 28% है बिहार में।
मेल और फीमेल वर्कर के वेजेज में पर डे एवरेज की बात की जा रही है। जबकि ये गैप जो है केंद्र सरकार यानी भारत के स्तर पर बात करें तो 36% है। यानी जो मेल और फीमेल का गैप है वो बिहार में शेष भारत की तुलना में कम है। रोड डेंसिटी की बात करें तो बिहार में 3166.9 किलोमीटर है। यानी कि केरला और वेस्ट बंगाल के बाद बिहार ऐसा तीसरा स्टेट है रोड डेंसिटी के मामले में। अगर हम व्हीकल रजिस्ट्रेशन की बात करें, जो नंबर ऑफ व्हीकल रजिस्टर्ड हुए हैं उसमें भी यूपी और महाराष्ट्र के बाद बिहार का स्थान तीसरा है। अगर हम पीक आवर में पावर डिमांड की बात करें तो जहां 2017-18 में 4,965 मेगावाट था, जो बढ़कर 6475 मेगावाट 2021-22 में हो गया। अगर परसेंटेज वृद्धि की बात करें तो 30.4% की वृद्धि हुई है। पर कैपिटा कंजम्पशन की अगर हम बात करें, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए मैं कह रहा हूँ, 2080 किलोवाट था 2017-18 में, जो कि 329 किलोवाट हो गया है 2021-22 में, यानी कि 17.5% की वृद्धि दर्ज की गई है इसमें भी। अवेलेबल पावर कैपेसिटी की बात करें तो जहां 2021 में जो अवेलेबल पावर कैपेसिटी थी वो 6,422 मेगावाट थी, जो कि बढ़कर 2021-22 में 7,785 मेगावाट हो गई है। यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारी पीक आवर डिमांड है उससे हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास। एक चीज़ और बताता हूँ, क्योंकि एक बार यहाँ से एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बिहार की पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, प्राइसेस ऑफ मेजर इंडियन स्टेट्स, एनएसडीपी पे ही बात हो रही है, एक चीज याद रखिएगा, न कि जीएसडीपी पे, क्योंकि इकोनॉमी में ना टर्म का अपना महत्व है। तो एनएसडीपी में कितनी है? 30,779, और भारत की कितनी है? तो 91,481। और फिगर ऑफ बिहार एज परसेंटेज ऑफ इंडिया, तो भारत की तुलना में बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है एनएसडीपी के फॉर्म में, उसकी परसेंटेज है 33.7%। और यहीं से एक क्वेश्चन एक बार डीपीएससी ने पूछ लिया था प्रीलिम्स में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अगर आप इस लिस्ट को देखें तो सबसे ज़्यादा अगर पर कैपिटा इनकम आपको देखना हो दिए गए लिस्ट में, तो सबसे आपको अधिक दिख रहा होगा हरियाणा का 1,79,367। तो ये रहे इकोनॉमी सर्वे से संबंधित कुछ आंकड़े। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज को अधिक से फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हम इसी तरीके की वीडियो बिहार बजट और जो हमने बताया कि 6 से 7 चैप्टर, वैसे सब चैप्टर्स जो कि 68th बीपीएससी मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, उनके लिए हम सेपरेट एक जैसे एग्रीकल्चर पे एक, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पर एक, हम अलग अलग वीडियो आपके लिए लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।